नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एम.के.एस. माइसनी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम विंसोने अध्याय नस विधि कर रहे थे। इसका अध्याय इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 करेंगे और कोशिश करेंगे पार्ट 4 समाप्त होते होते ये चैप्टर भी पूर्ण कर दें। तो अपन ने देखे थे अब तक नस के प्रकार देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद में मात्रा अनुसार नस के भेद, स्वरूप अनुसार नस के भेद, ये सब हो गए थे। नस का लाभ भी देख लिया था, नस के योग्य रोग भी देख लिए थे, नस के योग्य काल भी देख लिए, नस विधि भी कर ली थी। इसमें पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम भी कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रतिमर्श नस। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। प्रतिमर्श नस इम्पोर्टेंट है। तो योग्य रोग में किन किन रोगियों को अपन प्रतिमर्श नस दे सकते हैं। उर्छत, उर्छत का मतलब होता है जो अपने हृदय से ऊपर जो एरिया है, जो बॉडी का पार्ट है, उसमें हानि हो, क्षत हो, मतलब वहाँ पे रस, रक्त, मांस, मेदस्थी, मज्जा, शुक्र धातुओं का क्षीण हो, मतलब कमी हो। बालक, बालक आप जानते हो 0 से 16 साल के बच्चे। वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति, निर्बल जो कमजोर हो। अकाल और दुर्दिन में भी प्रतिमर्श नस से प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई टाइम नहीं हो फिर भी अपन आपको नस देना है तो बिना किसी टाइम के भी, अकाल दुर्दिन टाइम में तो बिना टाइम को सोचे समझे अपन प्रतिमर्श नस दे सकते हैं। अब आता है अयोग्य रोग, किन में अपन प्रतिमर्श नस नहीं कर सकते। दुष्ट पीनस, दुष्ट पीनस का मतलब होता है जो जुकाम बिगड़ा हुआ हो, मतलब बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा हो। सिर में कृमि होने पर, सिर में कृमि मतलब कृमि तो आप जानते हो एक तरीके से प्लेटे हेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस जानते हो, अपन ने नीट की तैयारी करते हुए स्टडी किया था। वो सारे कृमि होने पर, बधिरता में, बधिरता मतलब बहरेपन पे, मद्य पीने के बाद, मद्य पीने के बाद मतलब शराब पीने के बाद, उत्कृष्ट दोष, जब दोष बढ़े हुए हो मतलब उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट दोष वही बात है, दोष बढ़े हुए व चलायमान अवस्था में हो, मतलब दोष शरीर में जब ज़्यादा हो, विकृत अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा तीव्र विकृत हो, तब अपन को प्रतिमर्श नहीं करना चाहिए। काल, काल का मतलब है प्रतिमर्श के 15 काल बताएं कि कब कब प्रतिमर्श नस दे सकते हैं। तो इसमें बताया, कितने बताएं? 15। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रतिमर्श के काल लिखिए। तो आपको लिखना है कि प्रतिमर्श के 15 काल होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इन 15 अवस्थाओं के बाद प्रतिमर्श नस प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, 1, 2, भोजन करने के बाद कर सकते हो, दिवा सपनन के बाद मतलब दिन में सोने के बाद, ठीक है। अगला है मल त्याग, मल को त्यागने के बाद में मूत्र त्याग, मूत्र त्यागने के बाद में दातुन, दातुन करने के बाद में बमन करने के बाद में गंडूस, गंडूस आप समझते हो कि किसी भी द्रव को, औषध को, क्वाथ को, घी को, तेल को मुंह में इतना भरना कि उसे हिलाया ना जा सके, वो गंडूस। सिरोअभ्यंग, सिर का अभ्यंग करने के बाद में। अगला है अंजन, अंजन आप जानते हो आंखों में लगाते हैं। मुसाफिरी, मुसाफिरी यानी जो घूमने फिरने वाला व्यक्ति है उसको। थकान, थकान होने के बाद में। स्त्री संग, स्त्री संग का मतलब होता है स्त्री संभोग, मतलब सेक्स क्रिया करने के बाद में। और हास्य, हास्य का मतलब है तेज हंसने के बाद में। इन सारे, ये टोटल हो गए 15, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है। इन सब के बाद में प्रतिमर्श नस से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बहुत सी जगह पे अपन ने देखा था नस के योग और नस के अयोग, वीडियो नंबर 3 में, तो उसमें मना किया होता है भाई खाना खाने के बाद में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे दे रहा है प्रतिमर्श दे सकते हैं। तो इसीलिए तो प्रतिमर्श अलग से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिमर्श कम बलकारी होता है, इसमें 2 बूंद यूज होती हैं, तो जो बॉडी की मतलब रोग को पैदा नहीं होने देता है, इसलिए कर सकते हैं। मात्रा 2 बिंदु, ओनली 2 बिंदु अपने नॉस्ट्रल छिद्र में डालनी है। काल कितने हैं? काल अपन को पता ही है 15 हैं। और फल क्या मिलेगा कि भाई इन कालों में देने पर क्या फल मिलेगा। इस तरह 15 फलों को अलग अलग तरीके से बांटा है कि दिन रात, दिन रात, भोजन उपरांत बमन, दिवा सपन, ऊर्ध्व श्रम और स्त्री संग, मतलब दिन में, रात में, भोजन उपरांत भोजन करने के बाद में, बमन यानी उल्टी करने के बाद में, दिवा स्वपन सोने के बाद में, ऊर्ध्व श्रम और स्त्री संग, मतलब इस तरीके से, एक तरीके से ताकतवर वाले काम, जैसे स्त्री संग मतलब स्त्री संभोग, श्रम यानी मेहनत, इन सब में प्रतिमर्श देने से क्या होता है? स्रोत शोधन होता है और कलम नाश होता है, मतलब थकान दूर होती है। जैसे संभोग क्रिया के बाद में थकान होती है, और दिवा स्वप्न के दिन में सोने के बाद एक मतलब अधिक व्यक्ति रहता है ना,
उन्मीदा सा, मतलब व्यक्ति एकदम शांत सा रहता है, वो सारी, तो इनका फल मिलेगा इस काल में कराने से, ये फल मिलेगा ये। तो स्रोत शोधन होता है और क्लम नाश होता है, मतलब थकान दूर होती है, स्रोतों का शोधन होता है। अब अगला है सिरो अभ्यंग, अंजन, गंडूस, मल व मूत्र त्याग। अगर इनके बाद करोगे अपन कि भाई सिरो अभ्यंग, सिर में अभ्यंग कराने के बाद में, अंजन करने के बाद में, गंडूस धारण करने के बाद में, मल और मूत्र त्याग करने के बाद में अपन नस्य करेंगे, तो दृक बल मतलब दृष्टि बल बढ़ता है। दृष्टि बल मतलब आँखों की दृष्टि बढ़ती है, आँखों की रोशनी तीव्र होती है। तो किसी व्यक्ति की अगर रोशनी तीव्र करनी है तो ध्यान रखना, उसका सिर का अभ्यंग करना चाहिए, उसको अंजन कराना चाहिए, गंडूस करने के बाद में या फिर मल मूत्र त्याग करने के बाद उसका नस्य करना चाहिए। अगर दांतन उपरांत, दांतन करने के बाद में अपन, मंजन करने के बाद में अपन क्या करते हैं, नस्य करते हैं, तो उससे दांतों में दृढ़ता आती है। अब आता है हास्य उपरांत, मतलब हंसने के बाद में कोई व्यक्ति अगर नस्य करता है तो मरुसम, मतलब वात की शांति होती है, वात कम होता है, उसकी व्यक्ति की बात कम हो जाती है। अब आता है नित्य प्रयोग। प्रतिमर्श नस का नित्य प्रयोग करने से यह कम मात्रा में होने के बावजूद मर्स नस की तरह लाभकारी होता है। मर्स कितना होता है, वो एक तरीके से उसमें बूंदें ज़्यादा यूज होती हैं, प्रभावकारी होता है, उसको डेली यूज नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है कि प्रतिमर्श नस है ना, नित्य प्रयोग करने का मतलब डेली यूज होता है, तो अपन को पता है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये इसका मतलब यही है कि ये बॉडी में कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करेगा और मतलब मर्स नस की तरह प्रभावकारी काम करेगा। मात्रा में कम होने के बाद मर्स नस की तरह लाभकारी होता है। इसके करते समय कोई भी यंत्रणा प्रेज नहीं करना होता। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे कि अपन मर्स नस में कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मर्स नस में ऐसा कोई प्रेज नहीं है। आप मर्स नस, प्रतिमर्श नस कराओ, डेली कराओ और कुछ भी करो। इसे आजन्म मरणम शस्त्र भी खाता है, मतलब इसको जन्म से लेकर मृत्यु तक करवा सकते हैं, 100 साल तक करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगा, कोई अति योग नहीं होगा, कोई हीन योग नहीं होगा, कोई अयोग नहीं होगा, मतलब सबसे बेस्ट है ये आजन्म शस्त्र, मतलब जब से जन्म से लेकर मृत्यु तक अपन डेली यूज कर सकते हैं। विभिन्न कर्म हेतु निर्धारित काल, भाई नस 7 से लेके 89 वर्ष तक की आयु तक नष्ट कर सकते हैं। भाई शुरुआत में 7 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए और लास्ट 89 साल तक कर सकते हैं। धूमपान 18 साल से अधिक व्यक्ति को करना चाहिए, मतलब जो धूमपान डंडी का यूज करते हैं, ठीक है वो। अब आता है कवल 5 से अधिक की उम्र में करना, बाद में करना चाहिए। कवल का मतलब होता है दूध, तेल, क्वाथ, औषध द्रव को इतना भरना है जिससे कि मुंह में हिलाया जा सके। और बमन विरेचन व्यक्ति को 10 से 70 के बीच में कराना चाहिए। 10 साल तो मिनिमम होने चाहिए और 70 साल मैक्सिमम। इन एवर में ही अपन को ये सारे कर्म करवाने चाहिए, मतलब ये विभिन्न कर्मों की निर्धारित आयु काल है। अब है नस्य तेल में तेल की श्रेष्ठता। नित्य प्रयोग हेतु नस्य के रूप में तेल ही सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि अन्य स्नेह की तरह कफ बढ़ाता नहीं है और सिर को कफ का स्थान माना गया। तेल सभी स्नेह में सर्वश्रेष्ठ बात कफनाशक होता है। तो ये बोलता है कि भाई जितने भी अपन स्नेह यूज करते हैं उनमें तेल श्रेष्ठ है। तेल श्रेष्ठ क्यों है? तेल श्रेष्ठ इसलिए ताकि वो बात का भी नाश करेगा, साथ वो कफ को नहीं बढ़ाता है, मतलब कफ का भी समन करता है, तो वात कफनाशक होता है। यह नस के लिए अणु तेल इंपॉर्टेंट है। अणु तेल ये नस के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इंपॉर्टेंट आता है कि भाई नस में कौन सा तेल यूज होता है, तो अणु तेल यूज करते हैं। औसत द्रव, अब कौन कौन से औसत द्रव से अणु तेल बनता है, कभी कभी आ जाता है जब पेपर डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं टीचर्स, तब जीवंती, देवदारू, कुस्ता, बिड़ंग, बला, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, मुलेठी, कमल केसर, दोनों कटेरी, ये सब औषधीय पादप हैं, प्लांट हैं। तो आप ये मत पूछो कि ये कैसे दिखते हैं, तो आपको अगर देखना है, समझना है, तो सेकंड ईयर में तो आप सारे याद कर लोगे, लेकिन अभी आपको जिज्ञासा है तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं, आपको पिक सहित ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये औषधियों के अलावा कौन कौन और क्या चीज़ चाहिए? तेल। कौन किसका? तिल का तेल, ठीक है। क्वा तेतु द्रव, मतलब किस में उबालने? इन औषधियों को, इन सारी औषधियों को वर्षा जल में, मतलब शुद्ध जल में। और दूध यानी बकरी का दूध भी चाहिए। तो कौन कितनी औषधियाँ हो गई अणु तेल बनाने में? 10 तो ये, तिल तेल 11वीं, जल 12वीं और अजा दूध 13वीं, मतलब 13
कंटेंटों से मिलके कितना बनता है, ये अणु तेल बनता है। औसत द्रव्यों का 100 गुना वर्षा जल में, मतलब मान लो कि ये अपन ने 1 किलो लिया, ये सारी 1 किलो है, तो 100 गुना मतलब 100 किलो अपन को पानी लेना है। जितने तेल में पाक करना हो उसका 10 गुना क्वाथ रहने तक का है। मान लो भाई 1 किलो तेल का तेल लिया अपन ने, तो उसके 10 गुना 10 किलो जल रह जाए, मतलब 90 किलो जल उसको जला देना है, उसको मतलब उबाल के उड़ा देना है। तो 10 गुना क्वाथ रहने तक पकाए। इस क्वाथ में 10 हिस्से करें। इस क्वाथ के मतलब जो 10 किलो बचेगा ना, उसका 10 हिस्से करने हैं अपन को, एक एक के इस तरीके से 10 हिस्से कर लो। फिर एक हिस्से को अलग अलग तेल में पाक करें, मतलब पहले एक हिस्से को, फिर दूसरे हिस्से को, फिर तीसरे हिस्से को, ऐसे पाक करना है। 10वीं बार में तेल के बराबर अजा दुग्ध भी डालें। जब 10वां हिस्सा डालते हो तब उसमें 1 किलो ही तो है, मतलब इसके बराबर तो 1 किलो बकरी का दूध भी डालना है, बकरी यानी गोट। फिर पाक करें। जो तैयार होता है उसको बोलते हैं अपन अणु तेल। इस तरह अणु तेल बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल है इसका, अणु तेल का, कि किस तरीके से अणु तेल का फॉर्मेशन होता है। आपको फार्मेसी में सिखाएंगे टीचर अच्छी तरीके से, तब याद हो जाएगा। अब वही है जो मैंने आपको बताया, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट सारणी के रूप में देते हैं। यहाँ पे नस के भेद बताए हुए हैं, वही हैं कि क्रम अनुसार, प्रयोग अनुसार, विरेचन, व्रण, समन, प्रतिमर्श, मर्श, प्रतिमर्श, ध्यामन, अवपीड़ित, इनकी परिभाषा आ सकती है। मर्श किसे कहते हैं, प्रतिमर्श किसे कहते हैं, ध्यापन किसे कहते हैं, अवपीड़न किसे कहते हैं, वो सारे हम पहले कर चुके हैं। और नस की मात्रा ये याद होनी चाहिए कि अश्रु मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। ये क्या होता है अश्रु, मध्यम, उत्तम? इसका मतलब ये होता है कि रोग अगर मतलब शुरुआती अवस्था में तो अश्रु मात्रा यूज करो, रोग मीडियम अवस्था में तो मध्यम मात्रा यूज करो, और रोग मतलब प्रकोपित अवस्था में तो उत्तम मात्रा यूज करो। तो रोग के अनुसार डिसाइड है ये, अश्रु, मध्यम और उत्तम। मर्श एवं प्रतिमर्श नस में भेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का, मर्श एवं प्रतिमर्श नस में भेद। देखो मात्रा 10, 8, 6, इसकी मात्रा ये है, इसकी मात्रा 2 बिंदु, इससे फिक्स है। विशेषकर रोगों में प्रयुक्त होता है ये, जन्म से मरण पर्यंत स्वास्थ्यावस्था में कभी भी प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। प्रयोग काल में पथ्यापथ का विशेष ध्यान रखता है। मैंने बताया था ना, पथ्यापथ का ध्यान रखना पड़ता है मर्श में, लेकिन इसमें कोई परहेज नहीं करना पड़ता है। असम्यक प्रयोग से व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होती। शीघ्र प्रभावकारी होता है, देर से प्रभाव पहुंचाता है, क्योंकि इसमें मात्रा कम है। दुर्दिन, भोजन करके, भ्रमण करके, इन अवस्था में मर्श निषेध है, मतलब इन सारी चीज़ें अपन बताए ना अयोग्य। और यहाँ पे मात्रा कम होने के कारण प्रतिमर्श दिया जा सकता है कभी भी, एनी टाइम, जब आपका मन करे तब दे सकते हो। बहुत अधिक दोष अवस्था में मर्श लाभकारी है। ये बोलता है कि जब दोष प्रकोपित अवस्था में दोष भयंकर रूप से बड़े होते हैं तो मर्श नस देना चाहिए। मात्रा कम होने के कारण प्रभावी नहीं है। 2 बूंद में क्या होगा भयंकर अवस्था में, तो मतलब हाई डोज तो यहाँ देते हैं ना इसमें मर्श में, तो ये प्रभावकारी होता है। उत्कलशित में दोष पड़े हुए होते हैं तब जाके मर्श नस, नहीं तो नॉर्मल स्वस्थ अवस्था में आपको ये देना है। तो ये कम मात्रा में होने का प्रभावकारी कम होता है। इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। अब करेंगे चैप्टर नंबर 21, धूमपान विधि। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।